नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। शिक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये डे 40 का वीडियो है जिसे कि आप देख रहे हैं। हिंदी माध्यम की श्रृंखला है और आइए शुरू करते हैं। तो भारत के भूगोल में एक बार हम फिर से वापस आ गए हैं। अभी हमने पर्यावरण का दर्शन किया था, उसमें बायोडाइवर्सिटी की चर्चा की थी। अभी आज हम देखेंगे भारत के भूगोल को। मॉड्यूल में यही फायदा होता है कि हम सारे सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलते हैं, तो कोई भी चीज़ एकदम से बाहर नहीं हो जाती। ऐसे जब हम एक सब्जेक्ट को उठाते हैं तो एक लंबा समय उस पर गुजार देते हैं, बाकी सब्जेक्ट अधूरे रह जाते हैं या छूते रह जाते हैं, तो उस दिक्कत से आप यहाँ पर बच सकते हैं। तो शुरू करते हैं। प्राकृतिक संकट और आपदाओं की चर्चा होनी है और इसमें आप जानते हैं, एक चीज़ जान लीजिए। देखिए, आपदा एक ऐसी चीज़ है, अगर वो प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, तब तो उसका समाधान है। लेकिन अगर प्राकृतिक आपदा है तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, आप उसे रोक नहीं सकते। ये ईमानदारी की बात है। चाहे जितने भी हथकंडे आजमा लें, लेकिन प्राकृतिक आपदा अगर सच में आ जाएगी तो उसको रोका नहीं जा सकता है। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो आपदा प्रबंधन ही एकमात्र रास्ता है। और आपदा प्रबंधन, हम आपदा का प्रबंधन नहीं करते हैं बल्कि अपने नुकसान का प्रबंधन करते हैं कि आपदा से हमें कम से कम क्षति पहुंचे। नुकसान तो तब भी होगा, प्रकृति जब नष्ट करने पर तुलेगी तो नुकसान होगा, लेकिन वो नुकसान कम से कम हो, इसकी हम व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। अब आपदा प्रबंधन प्रणाली जिसकी जितनी मजबूत रहेगी उसे उतना एक कम ही नुकसान झेलना पड़ेगा। तो देखिए, आपदा एक अनपेक्षित घटना होती है, इसकी अपेक्षा हम करके नहीं बैठे रहते। रात में हम सोते हैं तो हमें मालूम नहीं है कि अगले दिन भूकंप आएगा। भूकंप आता है, सब तबाह हो जाता है, ऐसा होता है। तो ये अनपेक्षित है और ये ऐसी ताकतों के द्वारा घटित होती है जो कि मनुष्य के वश में नहीं होती है। मनुष्य उसके आगे एक चींटी के बराबर भी नहीं, एक कण के बराबर भी हमारी हैसियत नहीं। तो थोड़े समय में और बिना चेतावनी की ये घटित होती है। प्राकृतिक आपदा ऐसा नहीं है कि 2-3 घंटा या पूरे दिन या 4-5 दिनों तक लगातार चल रही है। कुछ घंटे के लिए आती है, कुछ मिनट के लिए आती है और कभी कभी कुछ सेकंड के लिए आती है। ठीक, मिनट वाली जो आपदा है वो तो बहुत ज़्यादा तबाही कर देती है। जो सेकंड या कुछ सेकंड के आधे हिस्से में आती है उनसे भी अच्छा खासा विनाश होता है। तो इस तरीके का बहुत अल्प समय में आने वाली अप्रत्याशित चीज़ें होती हैं जिनको कि मनुष्य नियंत्रित नहीं कर सकता या कोई भी जीव कंट्रोल नहीं कर सकता। और मनुष्य के जीवन क्रियाकलाप इत्यादि अवरुद्ध हो जाते हैं, और सिर्फ मनुष्य ही क्यों, बाकी जीवों के भी। और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है, मतलब जीव मरते हैं, मनुष्य ही नहीं, सारे जीव जो हैं वो प्रभावित होते हैं और सामान नष्ट होते हैं। अब इसमें आपको बताने का प्रयास किया गया है कि किस किस तरह की प्राकृतिक आपदा होती है, तो आप इन सब चीज़ों को जानते हैं। देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट ये एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप जो कि इसी से कमोबेश जुड़ा हुआ है। बाकी सागर कंप जो है वो सुनामी को जन्म देता है, तो वो भी है। सूखा, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन, अपवाहन, और इसके अलावा पंख प्रवाह, हिम अवधाव, मतलब स्नो एवलांश। कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी दे दी गई है। कहने का मतलब ये है कि बर्फ़ का जो स्खलन होता है, एक स्थान से छोड़ के बर्फ़ नीचे की ओर गिरने लगती है। बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो ऊपर से टूट कर गिरनी शुरू हो जाती हैं और एक बर्फीला तूफान जैसा वहाँ पर आ जाता है, तो वो एवलांश होता है। मतलब उसमें कोई भी मनुष्य अगर दब जाए तो वैसा ही दबा रह जाएगा। तो बड़े पैमाने पर वो भी विनाश पैदा करता है। तो पहाड़ पर जो हमने अपनी एक्टिविटीज़ उत्पन्न कर दी है, मतलब मनुष्य के हस्तक्षेप शुरू हो गए हैं, उससे ये घटनाएं बढ़ गई हैं। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये सब प्राकृतिक आपदाओं के ही एग्जाम्पल है। भूकंप आएंगे तो भूकंप की वजह से अंदर टेक्टोनिक मूवमेंट होंगे। हालांकि भूकंप आने की भी कई सारी वजहें होती हैं, लेकिन जो प्राकृतिक कारण होते हैं उसमें सबसे बड़ा कारण होता है टेक्टोनिक मूवमेंट। अंदर जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं उनका विस्थापन होता है और विस्थापन की वजह से ही कंपन उत्पन्न होता है, या अंदर कोई हलचल उत्पन्न होती है तो उससे भी ये परिणाम निकलता है। और कभी कभी ज्वालामुखी उद्गार जब होते हैं तो उसमें भी पहले भूकंप ही पहली प्रक्रिया होती है, क्योंकि अंदर प्रेशर बनता है, अंदर टेम्परेचर इकट्ठा होता है, वो बाहर आने के लिए बेताब रहता है। तो अंदर से एक प्रेशर ऊपर की ओर इसे ठेलने का काम करता है, मतलब ऊपर की सतह को हटाने के लिए, ताकि वो बाहर निकल सके। तो पृथ्वी की ऊपर की जो परपटी है यानी क्रस्ट है वो कांपने लगती है। तो भूकंप चेतावनी होते हैं ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार की। ये सब है। बाकी सूखा, बाढ़ और चक्रवात ये तो है ही है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ प्राकृतिक आपदाओं को वर्गीकृत किया गया है कि वायुमंडलीय आपदा कौन सी होती है, भौमिक आपदा यानी जमीनी आफत कौन सी होती है, जलीय आपदा कौन सी होती है, जैविक आपदा कौन सी होती है। तो वायुमंडलीय आपदा में बर्फीला तूफान है,
इसके अलावा तड़ित झंझा है, मतलब जो तेज गरज चमक के साथ तूफान होते हैं, और सिर्फ गरज चमक नहीं होती है बल्कि वज्रपात भी होता है, बिजली भी गिरती। तड़ित है बिजली का अकस्मात गिर पड़ना, ये भी कोई नहीं जानता है, अकस्मात होता है। टॉर्नेडो होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, सूखा पड़ जाता है या फिर किसी भी तरह का और ओलापात हो रहा है या किसी भी तरह की वृष्टि हो रही है जो कि मूसलाधार है, लगातार है, तो उससे विनाश होता है। पाला, लू और शीतलहर ये भी सामान्य मौसमी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इनसे भी विनाश होता है। तो इसको हम हालांकि आपदा नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपदा हम उस कंडीशन में जरूर कह सकते हैं जब इससे कोई बड़ा विनाश हो। इसके बाद नंबर आता है भौमिक आपदाओं का, यानी जमीनी। तो इसमें भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन है, जमीन खिसकने लगती है, हिमघाव है, मतलब एक जगह से बर्फ टूटकर नीचे की ओर उलट जाती है, उसके अंदर सैकड़ों लोग दब जाते हैं। या मृदा अपरदन है, अवतलन है, ये सारी दिक्कतें हैं। हिमालयी क्षेत्र में ये काफ़ी बड़े पैमाने पर देखने के लिए मिलता है। जलीय आपदा में सबसे बड़ी आफत तो बाढ़ है, और समुद्री तट है तो वहाँ पर ज्वार है। इसके अलावा महासागरीय धाराएं हैं, तूफान माहौरमी है, मतलब तूफानी जो थपेड़े होते हैं। इसके अलावा सुनामी है, ये समुद्र के अंदर आए हुए भूकंप का नतीजा होता है। मतलब जमीन की ऊपरी सतह पर जो हमारी जमीन है जिस पर कि हम चल रहे हैं, स्थलखंड है, वहाँ अगर भूकंप आता है तो सिर्फ कंपन होता है और सामान गिरता है, टूटता फूटता है। लेकिन अगर समुद्र की तलहटी में भूकंप आ जाता है तो लहरें इतनी ऊंची उठती हैं कि सब कुछ अपने अंदर समेट लेती है, तो वो होती है सुनामी। इसके साथ साथ जैविक आपदाएं होती हैं जिसमें कि पौधे, जानवर, ये सब जो है, ये मतलब पौधे भी हो सकते हैं ऐसे जो कि जैविक आफत ले आते, और बाकी कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बनते हैं। अभी टिड्डियों का हमला एक चर्चा का विषय था। ये जो लोकस्ट थे, ये बड़े पैमाने पर खेत खाकर खत्म कर दे रहे थे, जहाँ से इनका जत्था गुजरता था वहाँ पर अन्न का एक दाना नहीं बचता था। तो ये भी एक आपदा की तरह से ही होते हैं, बड़े बड़े विनाश के कारक होते हैं, और कोई नहीं जानता कि ये कब आएंगे। वायरल संक्रमण जो है वो भी ये प्राकृतिक आपदा में ही आते हैं। बर्ड फ्लू है, डेंगू है, कोरोना को आप ले लीजिए, ये सब है। ये सब क्या है? ये प्राकृतिक आफत है। यहाँ पर हम देख रहे हैं भूकंप को। तो भूकंप सबसे ज़्यादा अपूर्व सूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है, और क्षोभ की बात है, दुख की बात है कि अभी तक हम भूकंप की समय से चेतावनी नहीं जारी कर पाते, मतलब समय से इसके प्रति सतर्क नहीं हो पाते। हमें मालूम तब होता है जब भूकंप एकदम आने ही वाला होता है, कुछ सेकंड, कुछ मिनट का फासला होता है, कुछ घंटे पहले या कुछ पर्याप्त समय पहले हमें जानकारी नहीं हो पाती है। जबकि बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो कि बहुत समय पहले ही जान जाते हैं। सुनामी आने के बहुत समय पहले ही उन्हें मालूम हो जाता है, भूकंप आने के बहुत समय पहले ही, या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा जो कि उलट फेर करने में सक्षम होती है। कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तोड़ फोड़ कर चली जाती हैं, मनुष्य फिर उठकर खड़ा हो जाता है या जीव फिर से तैयार हो जाते हैं। लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदाएं ऐसी होती हैं जो कि पूरा उलट फेर कर देती हैं, मतलब धरातल को ही उलट डालती हैं। तो इस तरह की मुसीबत आने से बहुत पहले ही कुछ जीवधारियों को जानकारी हो जाती है। जमीन के अंदर रहने वाले जीव, मछलियाँ, या जो बड़े बड़े चौपाया हैं, उनके साथ भी यही, ठीक। लेकिन हम इंसान ऐसे नहीं हैं, हमें बहुत देर से आभास होता है और तब तक हम आफत हमारे सिर पर आ गई रहती है। तो वो आप देख रहे हैं। भूकंपों की उत्पत्ति विवर्तनिकी से संबंधित है। टेक्टोनिक मूवमेंट सदियों से चल रहे हैं और अभी तक चल रहे हैं और चलते रहेंगे, यही तो परिवर्तन लाते हैं। आप देखते हैं ना कि पैंजिया नाम का एक बहुत बड़ा भूखंड था और पैंथालासा उसके चारों ओर लहरा रहा महासागर था। पैंजिया में ये मूवमेंट ही तो स्टार्ट होते हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट, और उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। पहले 2 टुकड़े होते हैं, फिर अनेक टुकड़े होते हैं। तो ये प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि वो उसी समय हुई थी या बनकर दुनिया कंप्लीट हो गई है, आगे कुछ सुधार वगैरह नहीं करना है। प्रकृति तो आगे भी करेगी, तो आगे भी टुकड़े होते रहेंगे, नई प्लेटें जुड़ती रहेंगी। तो ये जो प्लेटों का मूवमेंट है, टेक्टोनिक प्लेट्स का संचलन है, ये लगातार चलता रहता है। तो इसकी वजह से उथल पुथल मचती है, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी बनते हैं और सुनामी आती है। बहुत कुछ हो सकता है। महासागरीय प्लेटों में अगर हलचल होगी तो सुनामी आएगी। और जमीन का अवतलन है, तो ये ज़्यादातर उन हिस्सों में होता है जहाँ पे खदानें होती हैं। अंदर से खोद के हम अपना खनिज वगैरह निकाल लेते हैं, मिट्टी अंदर की पोली हो जाती है, अंदर सुरंग हमने बना डाली है, तो ऊपर की सतह, जैसे बरसात का मौसम आया या किसी कारणवश नीचे की ओर धंस जाती है, नीचे आधार ठोस होता नहीं है, तो इससे बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। हम लोग कहते हैं कि कोयले की खदान धंसने से इतने श्रमिकों की मृत्यु हो गई। तो वो कैसे होता है? ये अवतलन की ही प्रक्रिया है। इसके साथ साथ बांध और जलाशय यदि बैठ जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। वहाँ रिजर्वायर में आपने बहुत सारा पानी स्टोर करके रखा है, पानी के दबाव की वजह से एक तो भूकंप आने की संभावना, दूसरा ये कि अगर जलाशय पर ज़्यादा दबाव पड़ा पानी का तो नीचे की ओर जब उसकी ज़मीन अगर बैठी तो वहाँ से जलाशय में दीवारें जो दरारें हैं वो आएंगी और उसके बाद पानी वहाँ से लीक करना शुरू करेगा, जो कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देगा। तो ये विनाशकारी हो सकता है। और भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में तो ये बहुत ज़्यादा संकट वाली स्थिति है। अगर वहाँ पर आप कोई बहुत बड़ा रिजर्वायर बनाते हैं तो वो खतरे का सौदा है।
हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। ये हमने 25 बार यही मॉड्यूल की ही श्रृंखला में दोहराया है और हिमालय की संरचना पर भी शुरुआत में चर्चा की है। तो नवीन वलित पर्वत है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारी जो भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जाकर दब रही है और यूरेशियन प्लेट उसके ऊपर चढ़ती जा रही है। मोटे तौर पे समझे तो हमारी जमीन जो है ना वो यूरेशियन प्लेट के नीचे खपती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो इसकी वजह से जब ये वाला हिस्सा, हमारी जो इंडियन प्लेट है उसका हिस्सा नीचे सबडक्ट हो रहा है और ऊपर से ये यूरेशियन प्लेट चढ़ रही है, तो अंदर से गहराई जो है वो समाप्त हो रही है, ऊंचाई बढ़ती जा रही है। और उसी ऊंचाई बढ़ने का नतीजा है हिमालय। जब ये ऊंचाई ज़्यादा बढ़ गई और टेथिस सागर में पानी बचा ही नहीं, तो वहाँ के जो अवसाद है वो आसपास इकट्ठे हो गए और बीच में ऐसे ऊंचा पर्वत खड़ा हो गया, जिसे कि हम हिमालय कहते हैं। अब ये हिमालय उस समय जो बना, तो लगातार इसके बनने की प्रक्रिया आज भी जारी है। ये वलित पर्वत अभी भी ऊंचा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इसके ऊंचे होने का क्रम थम गया है। और जब कोई भी चीज़ बन रही होती है तो अभी अपनी वो अस्थिर अवस्था में होती है, यानी उसमें अभी भी बदलाव जारी होता है। और बदलाव का मतलब ये है कि ये प्राकृतिक बदलाव है, तो अंदर से मूवमेंट हो रहे हैं, अंदर से जो प्लेटों का संचलन है वो शांत नहीं है, स्थिर नहीं। तो अंदर की हलचलें जो है वो आए दिन भूकंप को जन्म देती है। तो हिमालयी क्षेत्र में भूकंप आना आम बात है। ये उत्तर की ओर गतिशील है। जो हमारी भारतीय प्लेट है लगातार उत्तर की ओर बढ़ रही है और यूरेशियन प्लेट के नीचे दबती जा रही है, तो इस क्षेत्र में प्रायः भूकंप आते रहते हैं। इसके साथ अब आगे बढ़े तो हिमालयी क्षेत्र का हमने देखा, उत्तरी मैदान जो है वो अपेक्षाकृत कम शक्ति के भूकंप वाले जाने जाते हैं। मतलब यहाँ पर भूकंप आते तो है और वो भी हिमालयी प्रभाव की वजह से ही आते हैं। केंद्र कहीं दूर हिमालय, नेपाल इत्यादि में होता है, अक्सर हम देखते हैं ना, तो उसके झटकों को हम महसूस करते हैं अपने मैदानी इलाके में। लेकिन ये कम शक्ति के भूकंप होते हैं, इनकी जो तीव्रता है वो हम यहाँ पर कम महसूस करते हैं। दक्षिणी पठार अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भूभाग है, फिर भी यहाँ न्यूनतम भूकंपों ने प्रायद्वीपीय भारत की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अभी नया वर्ष शुरू हुआ तो उससे पहले हल्के भूकंप के झटके कुछ इलाकों में महसूस किए गए। तो कुछ लोगों ने मजाक किया कि भाई पृथ्वी जो है वो अपना एक चक्कर पूरा करने की खुशी मना रही। तो ये जो प्रक्रम होता है ना, ये चलता रहता है। भूकंप के आने की जो प्रवणता है वो हर स्थान पर एक समान बनी रहे, ये आवश्यक नहीं। कभी कुछ इलाकों में ज़्यादा भूकंप देखे जाते हैं, समय के साथ साथ वहाँ पर स्थिरता आ जाती है और कुछ दूसरे ही स्थान पर जो प्लेटों का मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ भूकंप की प्रवणता बढ़ जाती है। तो ये चलता रहता है। अब देखें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, जिसे कि आप शॉर्टकट IMD कहते हैं, इसके साथ साथ कुछ और एजेंसियां भी हैं, इनके द्वारा आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड विकसित किया है, जो कि भारत के भूकंप क्षेत्रीकरण मानचित्र का नवीनतम संस्करण है। इसका ये लेटेस्ट एडिशन है। और इसमें किया क्या गया है, यहाँ आप देखें, भारत के भूक्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 जोन में बांटा गया है। 4 जोन में इसको विभाजित करके हम देखते हैं। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, तो इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई जमीन के अंदर हलचल चल रही है। तो ये हमने देखा। अब यहाँ पर सिस्मिक जोन दिया है और इंटेंसिटी दे रखी है। तो देखिए अल्प तीव्रता का जो क्षेत्र है, लो डैमेज एरिया, उसकी मतलब यहाँ इंटेंसिटी के आधार पर दर्शाया गया है और साथ में जोन को दर्शाया गया है। मध्यम तीव्रता का क्षेत्र है, इसके बाद गहन तीव्रता का क्षेत्र है और प्रचंड तीव्रता वाला है। तो रिक्टर स्केल पे हम इसे नापते हैं, हालांकि और भी पैमाने होते हैं। यहाँ आप जोन देख लीजिए। तो क्षेत्र ये जोन 5 है। इस क्षेत्र को IS कोड के अंतर्गत रखा गया है। मतलब ये है कि इस क्षेत्र की संरचना पर भूकंप के परिणाम स्वरूप गुरुत्वीय त्वरण का जो क्षैतिज त्वरण है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पृथ्वी के गुरुत्व बल की वजह से होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का 36% तक क्षैतिज त्वरण इस पर अनुभूत होता है। और त्वरण जब इतना ज़्यादा है, 36% तक है, तो वेग कितना होगा उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और ये किसी अत्यधिक उच्च क्षति वाले जोखिम क्षेत्र के मापन का यहाँ पे पैमाना दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार राज्यों में, मतलब बिहार राज्य के कुछ हिस्से इनमें और कच्छ के रन में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पूर्वोत्तर में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इस जोन 5 वाले जो तीव्रता के भूकंप है वो देखे जाते हैं। तो कुल भू क्षेत्र का 10.9% भाग ये कवर करते हैं। इसके बाद जोन 4 है, एक क्रम से उल्टे क्रम में हम चल रहे हैं। तो जोन 4 जो है ये इसका क्षेत्र कारक कोड IS जो है, इसके तहत ये 0.02 के, यहाँ आप देख रहे हैं 0.24 के अंतर्गत रखा गया है। कुल मिलाकर देश की राजधानी दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके साथ साथ भारतीय गंगा के मैदानी क्षेत्र, शेष हिमालय, गुजरात के भाग, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र, सिक्किम इत्यादि इसमें शामिल हैं। और देश के कुल भू क्षेत्र का 17.3% हिस्सा इसमें आता है। इसके बाद नंबर आता है जोन 3 का। इस क्षेत्र का कारक 0.18 है। लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय भारत का भ्रंशित क्षेत्र, भ्रंश वाला क्षेत्र,
और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित गंगा के मैदान का जो दक्षिणी भाग है वो इसी तरह के इलाके में आता है। और यह क्षेत्र भारत के 30.4% भूकंप को, माफ कीजिए, भूभाग को समाहित करता है। ठीक है, मतलब इस तरह के इलाके में पूरे भारतवर्ष की जो 30.4% जमीन है वो कवर होती है। इसके बाद जोन सेकेंड है, ये तो जोन थर्ड को हमने देखा। तो जोन सेकेंड जो है इसका कारक 0.10 है और पूर्व के जो 1 और 2 वाले थे, मतलब यहाँ क्रम से हम देख रहे हैं, तो उसको अब एक में समाहित करके, मतलब पहला जोन और दूसरा जोन जो था उसको एक में मर्ज करके अभी जोन 2 को निर्धारित किया गया है। तो चूंकि ये दोनों को मिला दिया गया तो इसका जो भूभाग है वो बड़ा होगा, मतलब 41.4% हिस्सा ये पूरे भारतवर्ष का कवर करता है। और इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार आता है, पूरा प्रायद्वीपीय पठार जो है वो इसी में आता है। और हम जानते हैं कि ये कम भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, अपेक्षाकृत स्थिर है, ज़्यादा स्थिर है हिमालय की तुलना में। इसके बाद आप देख लीजिए सुनामी को। तो भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। नतीजा ये होता है कि ऊर्ध्वाधर ऊंची लहरें पैदा होती हैं, बहुत ऊंची ऊंची लहरें पैदा होती हैं, जिन्हें कि सुनामी कहा जाता है। ये बंदरगाह की लहरें कही जाती हैं, जो कि बंदरगाहों को तबाह करने के लिए जानी जाती है। और समुद्र के अंदर भूकंप आना, यही इनका सबसे बड़ा कारण होता है। तो सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तट पर, जिसमें कि अलास्का, जापान, फिलीपींस, इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया के जो दूसरे अन्य द्वीप हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, हिंद महासागर में म्यांमार, श्रीलंका और भारत के जो तटवर्ती इलाके, वो सब इससे प्रभावित होते हैं। तो वो तो इस बात से निर्भर करेगा, या इस बात पर निर्भर करेगा कि सुनामी कहाँ पर आ रही है, किस महासागर में आ रही है, तो उसी हिसाब से उसके तट निर्धारित किए जाएंगे कि कहाँ प्रभाव पड़ेगा। अब सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तट पर, जिसमें कि अलास्का, जापान, फिलीपींस, दक्षिण पूर्व एशिया ये सब है, तो यहाँ पर देखी जाती है। सुनामी की, देखिए, जहाँ भी समुद्र की अवस्थिति है, मतलब महासागर पाए जाते हैं, तो वहाँ सुनामी आ सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि अंदर जो महासागरीय प्लेटें हैं, अगर उनमें हलचल होती है या कोई समुद्र के अंतर्गत जो ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट होता है, तो परिणाम क्या होगा, लहरें बहुत ऊपर उठेंगी और उससे ये जो बड़ी बड़ी लहरें हैं ये आगे की ओर बढ़ेंगी, तो सुनामी के तौर पर ये विनाश करेंगी। तो ये चीज़ कहीं भी हो सकती है, किसी भी महाद्वीप के पास हो सकती है, या अटलांटिक में भी हो सकती है, प्रशांत में भी हो सकती है, जहाँ भी लहरें इस प्रकार की उठें वहाँ हो सकती है। लेकिन जो ज़्यादा सुनामी से प्रभावित या सुनामी के लिए ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र है, उनका नाम दिया है, यहाँ पे आप उन्हीं को देख रहे हैं। तो सुनामी एक जापानी शब्द है। इसमें जो सू शब्द है इसका मतलब होता है हार्बर और नामी मतलब होता है वेव। तो हार्बर वेव इनको इसीलिए कहा जाता है, बंदरगाह लहरें, ये बंदरगाह को तोड़ती हैं। और एक रिपोर्ट है जिसका नाम है हाई पावर्ड कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, ये तो कमेटी है और इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 2001 में। तो इसके हिसाब से ये कहा गया, या उस रिपोर्ट में ये जिक्र किया गया था कि सुनामी समुद्र में भूकंप, भूस्खलन या ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटनाओं से पैदा होती है। देखिए, भूकंप जो है वो सिर्फ सतह पे नहीं आता है, मतलब जो धरती हमारी है जिस पे हम चल रहे हैं, स्थल, सिर्फ वही नहीं आता, समुद्र के अंदर आता है। और ऐसा नहीं है कि ज्वालामुखी पर्वत और ज्वालामुखी छिद्र सिर्फ जमीन पर पाए जाते हैं, ये पानी के अंदर भी हो सकते हैं। और उनमें जब उद्गार होता है तो ठीक वही प्रक्रिया होती है जो स्थल पर होती है, बस अंतर यह है कि ऊपर वायुमंडल है और यहाँ पर क्या है, ये पूरे पानी में डूबे हुए हैं। तो पहले पानी के अंदर हलचल पैदा होगी और वही हलचल जो है ये ऊंची ऊंची लहरों को जन्म देती है। तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन ये जुलाई 2005 से हैदराबाद में किया गया है, मतलब किया जा रहा है। और 26 दिसंबर 2004 को आप जानते ही हैं कि हिंद महासागर में सुनामी आई थी और भारत का जो कोरोमंडल तट है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, नीचे का जो पूरा तटवर्ती हिस्सा है। कोरोमंडल तट को आप जानते ही हैं कि ये प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर उत्तर में फॉल्स पॉइंट से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तट तक फैला हुआ है। तो वो नक्शा देखने की तुम्हारा आवश्यकता नहीं है, हमने ये सब काम शुरू में कर रखा है। तो कोरोमंडल तट इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था और उसी के बाद हम कुछ ज़्यादा ही सचेत हो गए हैं। उससे पहले ऐसा मानना था कि सुनामी हमारी तरफ तो आ नहीं सकती, लेकिन एकदम से इसने चौंका दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं और ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आपके देखने से ही ये फ्री इनिशिएटिव जो है ये सार्थक होते हैं और आप लोगों के लिए ही है। फिर भी अगर आप पूरी विस्तार से तैयारी करना चाहते हैं और पूरा स्टडी मटेरियल एक जगह पे पाना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज जरूर ज्वाइन करिए। और अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं संबंधित परीक्षाओं की तैयारी के लिए तो यहाँ नंबर दिए हैं, देख रहे हैं, मोबाइल नंबर दे रखे हैं, इस पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे सुनामी लहरों की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, यानी यहाँ बात हो रही है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कभी कभी पूछा जाता है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। समय देखिए आप,
यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है। ये किस मंत्रालय के अधीन है? कभी कभी मंत्रालय भी पूछते हैं, आजकल पूछने का ट्रेंड ज़्यादा हो गया है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और मौसम विभाग के उपनिदेशक स्तर का जो कार्यालय है वो पुणे में स्थित है। इसकी लोकेशन कहाँ है? पुणे में है। उल्लेखनीय है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय सबसे पहले कोलकाता में बना था, जिसे कि वर्ष 1905 में शिमला, 1928 में पुणे और अंत में 1944 में दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो ये टहलते टहलते अंत में दिल्ली में आ गया। अब देखिए, आपकी किसी नदी या तटीय भाग में उच्च जल स्तर की उस स्थिति को हम बाढ़ कहते हैं, जिससे कि भूमि का कुछ हिस्सा, पूरा नहीं। हालांकि भयंकर बाढ़ आएगी तो पूरा जो जमीन का टुकड़ा है वो भी जलमग्न हो सकता है, लेकिन ऐसा कम होता है। तो कुछ हिस्सा जो है वो जलमग्न हो जाता है और मानसून की अनिश्चितता या अनियमितता की वजह से और कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से बाढ़ आती है। कभी कभी क्या होता है, मैदानी इलाके में वर्षा ही नहीं हो रही है, पहाड़ों पर खूब वर्षा हो रही है, तो वहाँ पर जो डैम बने हुए हैं, नदियों का पानी बांध कर रखा गया है, तो वो राज्य या फिर किसी दूसरे देश से नदियाँ आ रही हैं तो वहाँ से उसे छोड़ दिया जाता है। अब वो बेहिसाब छूटा हुआ पानी जो है वो नीचे आकर मैदानों में बाढ़ और तबाही पैदा कर देता है। ऐसा होता है। या पहाड़ों पर खूब बारिश हो रही है तो वहाँ से बेहिसाब पानी नीचे उतर रहा है, मैदानों में आकर तबाही मचा रहा है। तो ये होती है प्रक्रिया। जैसे कि कोसी नदी को आप देख लीजिए, पहाड़ों पर से पानी लाकर ये बिहार में उड़ेल देती है। बिहार का शोक इसको कहा जाता है। अब बाढ़ पूर्वानुमान संगठन, जिसे कि फ्लड फॉरकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ये केंद्रीय जल आयोग के द्वारा स्थापित किया गया है और ये बाढ़ों की गणना करता है, उनका पूर्वानुमान लगाने का काम करता है। ये सब चीज़ें इसके द्वारा होती हैं। मानसून के बाद की स्थिति अगर हम देखें, अक्टूबर से लेकर दिसंबर का मौसम, तो दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले कुछ चक्रवात ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बंगाल के तट को प्रभावित करते हैं। ओडिशा चक्रवात, बाढ़ और सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है और ये अन्य राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं झेलता है। आप देखते हैं कि ओडिशा अक्सर इस चपेट में आ जाता है। अब इस वजह से अन्य राज्यों की अपेक्षा ये ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं झेलता है। कुल मिलाकर बात यह है कि तीनों ही तरह की प्राकृतिक आपदाएं इसे झेलनी पड़ती हैं, तो ये ज़्यादा हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चट्टान या मिट्टी के अचानक ढलान से नीचे की ओर खिसकने की जो प्रक्रिया है उसको भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। निर्वनीकरण की वजह से ऐसा होता है। पहाड़ों पर जो वृक्ष मिट्टी को बांध कर रखते हैं उन्हें काट दिया गया तो वहाँ से मिट्टी जो है वो फ्री हो गई। अपरदन शुरू हो गया तो जो चट्टानों को जोड़ कर रखने वाला ये फेविकोल था मिट्टी का, वो नष्ट होते ही चट्टानें नीचे की ओर लुढ़क रही। साथ साथ भूस्खलन भी हो रहा है, जमीन का एक बड़ा टुकड़ा वहाँ से खिसक रहा है, और भी अत्यधिक बरसात होना, इस तरह के और सारे कारण हो सकते हैं। तो भारत में आपदा प्रबंधन का निवारण करने हेतु और संरक्षी उपाय करने हेतु तैयारियों तथा मानव पर आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए देश के पहले आपदा प्रशिक्षण संस्थान, इसकी स्थापना की गई थी लातूर में, यानी महाराष्ट्र में। और उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को उच्च बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण और निम्न बाढ़ प्रवण में बांटा गया है ताकि इन्हें प्रबंधन करने में, मतलब इनका प्रबंधन करने में सुविधा हो। अब उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र का 48% हिस्सा आता है, यानी एक बड़ा भाग जो है वो हाई रिस्क वाली एरिया में आता है। और उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करते हैं। जो इसका पूर्वी इलाका है जो कि बिहार से सटा हुआ है, वहाँ पर इस तरह की दिक्कतें ज़्यादा देखी जाती। तो यहाँ तक हमने इसे कवर किया है। ऐसी ही सीरीज़ और ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।